Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन एंड दिस इज द बिग वन। आज के दिन जो मुकाबला है मेजबान इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, और ये मुकाबला होगा धर्मशाला में। ये 21वां मैच है इस वर्ल्ड कप का, और इस मैच की खास बात यह है कि दोनों टीमों ने 4-4 मैचेस खेले हैं और दोनों अनबीटन है। लेकिन आप किसी भी इंडियन फैन से पूछें कि किस टीम से खतरा है आईसीसी इवेंट्स में, तो वो हमेशा न्यूजीलैंड कहेंगे। न्यूजीलैंड का आईसीसी इवेंट्स में रिकॉर्ड जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त है। तो इस मैच पर हम बात करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन बात होगी कल के मुकाबले में। पहले उससे शुरुआत करेंगे जहां साउथ अफ्रीका ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और ये डिफेंडिंग चैंपियन के साथ पता नहीं क्या हो रहा है। लगता है पूरी तैयारी नहीं है, सही से जेलन नहीं कर पा रहे। इस पर भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल और शोएब जाट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले अजहर, मुझे ये बताइएगा कि कल के मैच पे अगर हम बात करते हैं तो द मार्जिन ऑफ डिफीट वो बहुत ही बड़ा धचका है डिफेंडिंग चैंपियन के लिए, 229। ये भी याद रहे कि ये सबसे बड़ा मार्जिन नहीं है वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका का। इन्होंने 2015 में 257 रन से वेस्ट इंडीज को हराया था, और हाईएस्ट मार्जिन ऑफ डिफीट ऑस्ट्रेलिया के पास बरकरार है। अफगानिस्तान को उन्होंने हराया था 275 रन से। बट क्लियरली ये मैच हम देख रहे थे कुड हैव बीन क्लोजर। ऐसा लगता था कि ये दोनों टीमें जो हैं जान मारेंगी। दोनों हल्की टीमों से, रिलेटिवली वीकर साइड से हार कर आई थी। तो कैसा देखा इस मैच को? नहीं, देखिए इंग्लैंड डेफिनेटली ऑफ पेस लग रहा है, बिहाइंड लग रहा है बाकी टीमों से। आई डोंट नो उन्होंने क्या ऐसा, या तो तवज्जो प्रॉपर तरीके से उन्होंने 50 ओवर को नहीं दी, और वो काफ़ी देर टेस्ट क्रिकेट पे उन्होंने, इस टेस्ट क्रिकेट की उनकी जो इम्प्रूवमेंट है उसका यह नतीजा है कि यार बहुत ज़्यादा फोकस उधर था। अब एकदम वर्ल्ड कप आया है और शायद ये समझ रहे थे कि यार हमारी 50 ओवर की टीम तो अब बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अब देखें तो कई सारे प्लेयर्स गए हैं, एरन मॉर्गन गए हैं, चेंजेस आती हैं तो, लेकिन जो प्लेयर्स उनके रिप्लेसमेंट पे आए हैं उनकी वो परफॉर्मेंस उस तरह कंसिस्टेंट नहीं है वो। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी सिलेक्शन भी प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। आपने कल सिर्फ 6 बैट्समैन खिलाए, ठीक है, फिर उसके बाद मोइन अली को बाहर बिठाना, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में मोइन अली की स्पिन बॉलिंग, जहां फास्ट बॉलर इनके या तो बहुत आउटस्टैंडिंग होना, नए बॉल के बाद इनकी फास्ट बॉलिंग भी, सिवाय मार्क वुड उनको भी मार पड़ रही है, लेकिन मार्क वुड भी इम्पैक्ट नहीं कर रहे। तो उसके अलावा सिवाय नए बॉल के बाद उनको अगर वो विकेट ना लें तो उनसे तो इन फ्लैट विकेट्स पे रन नहीं रुक सकते। तो आई थिंक 399, यस इट वाज अ 350 विकेट, बट लेकिन उनकी जो बॉलिंग एंड पे लग रही थी उनके पास किसी चीज़ का आंसर नहीं था। कोई स्किल नज़र नहीं आ रही थी कि यार कुछ कटर हों या यॉर्कर्स हों, ये किसी तरह वो बचें। वो तो है जिस तरह उसने इनिंग खेली है क्लासन ने, आउटस्टैंडिंग, उसको क्रेडिट देना पड़ेगा। लेकिन इंग्लैंड के ऊपर भी सवाल उठता है कि यार इतनी आपकी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, इतने मज़े से मार खा रही है, बिल्कुल आखिरी 16 ओवरों में ऑलमोस्ट 11 ओवर्स खाया उन्होंने। आई थिंक अगर इस तरह चलते रहे तो ये तो शायद 1-2 मैच ही जीते हैं वर्ल्ड कप में। हाँ बिल्कुल, अब तो सेमीफाइनल में पहुंचने की बात तो बात की है, पुअर क्रिकेट खेलना एक बड़ा सवाल है। बड़े फनी होते हैं स्टैट्स कामरान। 399 इंग्लैंड का हाईएस्ट स्कोर है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कि 2016 में उन्होंने बनाया, और अब 399 साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट स्कोर है इंग्लैंड के खिलाफ जो कल बना। तो इतना बड़ा स्कोर और इतना बड़ा मार्जिन, कहाँ गलती हो रही है? देखिए, गलती मुझे लग रहा है कि एक कॉम्बिनेशन बनाने में हो रही है और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे। टॉस जीतने के बाद क्या करना चाहिए, अपनी उनको देखना चाहिए कि बेस्ट क्या चीज़ वो कर रहे हैं, बैटिंग बेस्ट कर रहे हैं या बॉलिंग बेस्ट कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अफगानिस्तान के खिलाफ आप देखें कि चेस करते हुए प्रॉब्लम हुई है। आप फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीत गए हैं, ठीक ठाक गर्मी है वहाँ पे, आप बॉलिंग कर रहे हैं अंडर लाइट, वहाँ पे थोड़ा बॉल भी कैसे सीम हुआ, ड्यू पड़ी ज़रूर है, लेकिन लेटर ऑन पड़ गई जब वो उनके 7 से 8 आउट हो गए हुए थे। तो वो एक मौका मिल गया उनके फास्ट बॉलर्स को, सीम बॉलर्स है, तेज़ भी हैं, अच्छी लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉलिंग की, जैसे रुबादा ने, निगीदी ने और कोर्जी ने बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो आप ऐसी बॉलिंग लाइनअप को अंडर लाइट बॉलिंग करने का मौका देंगे तो फिर आपको इतने ईजी रन्स नहीं करने देंगे। फिर उसके बाद एवरेज बॉलिंग लगी है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस वर्ल्ड कप में फॉर्मेलिटी के लिए आए हुए हैं, जिस टाइप की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, इतनी हाइप, वर्ल्ड चैंपियन
और ये मेरे ख्याल से ये कहना गलत होगा कि उन्होंने तवज्जो नहीं दी। ट्रू प्रोफेशनल टीम है, मैनेजमेंट बड़ी हाई है, मिसालें देते हैं उनकी मैनेजमेंट की। उन्होंने जैसे क्रिकेट चेंज की है, मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल इस वक्त नीचे है और थके हुए लग रहे हैं। वो सही गेम प्लान नहीं बना पा रहे, जिसकी वजह से वो हर मैच ही अफगानिस्तान जैसी टीम से वो हार गए हैं। तो ये एक सवालिया निशान तो है ही है। बिल्कुल सही है। बासित भाई, बात बहुत ज्यादा इंग्लैंड पे हो रही है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका भी तो नीदरलैंड से हार के आई है और वो टीम जो कल इंग्लैंड के खिलाफ, डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ 399 कर रही है, वो 245 नहीं कर पाई थी। 246 का टारगेट था, वो नहीं कर पाई थी नीदरलैंड के खिलाफ। तो ये साउथ अफ्रीका का इतना ड्रास्टिक चेंज कल कैसे आया? यार एक्चुअली उन्होंने जो अभी सीरीज खेली ना ऑस्ट्रेलिया से अपने घर पे, उससे बड़ा फायदा उन्हें फायदा भी हो और उन्होंने अपनी एक टीम बना ली। उन्होंने अपनी एक सोच को ना सबके साथ मुंसलिक कर लिया, जो आपको इंग्लैंड में नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारा कप्तान इस तरह खेलता है, हमारा ऑलराउंडर इस तरह खेलता है। उन्हें एक टारगेट दे दिया गया कि भाई ये हमारा टारगेट है, हमने इस तरह खेलना है, इस तरह अचीव करना है। वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। उनकी बॉलिंग इस वक्त आप देखो, फास्ट बॉलर्स जो 4 फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, वो मतलब डिलीवर कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। इसी तरह उनके टॉप ऑर्डर में ब्रूमा कल उसको बुखार या जो भी हुआ वो नहीं खेला। तो हेंड्रिक जिस तरह खेला है ना, हेंड्रिक ने जो डाउसन के साथ पार्टनरशिप करी है, वहां से उसने बिल्कुल ही इंग्लैंड को बैकफुट पे कर दिया। बाद में तो ये लग रहा था कि पूरा ओवर नहीं हो पा रहा था, लंगड़ाहट इतनी हो रही थी कि रोकना पड़ रहा था। 2 बॉलर तो वापस गए, विलीबी और ट्रोपली, क्या नाम है, रीस टोपली, तो वो वापस गया, फिर वो वापस आया। तो हालत ऐसी हो गई इंग्लैंड की, वो सोच ही नहीं रहा कि हमने क्या सोचा है, क्या डिलीवर करना है, कुछ चीज भी नहीं हो रही। और सब पे से ज्यादा जो जिस पे डिपेंड कर रहे हैं ना, मार्कवुड, उसको तो बहुत बुरा हाल हो गया। बिल्कुल सही है। 5 ओवर में 60 रन दे रहा है वो। बिल्कुल सही है। अजर, इज हेनरिक क्लासन द बेस्ट प्लेयर इन मिडिल ओवर्स इन वनडे क्रिकेट राइट नाउ? ये वन ऑफ द बेस्ट। आप ऑन हिज डे जिस तरह उसकी कंसिस्टेंसी है, जिस तरह वो स्पिन और फास्ट दोनों के अगेंस्ट मिडिल ओवर्स में खेलता है, जिस फ्लुएंसी से खेलता है, तो आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट। बाकी भी प्लेयर्स हैं, लेकिन एट द मोमेंट उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट जा रही है। मैं इसमें थोड़ा सा जो इंग्लैंड की बनाऊँ कि उन्होंने उतनी तवज्जो नहीं दी। 2019 वर्ल्ड कप के बाद बहुत कम दफा ये अपनी पूरी टीम कहीं लेके गए हैं। जैसे पाकिस्तान ने ना हर जगह पूरी टीम लेके गए हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरी टीम बहुत कम जगह पे खिलाई है अपनी, या मेरे ख्याल ना होने के बराबर है। वो सारी अपनी नई टीम खिलाते रहे हैं उसके लिए, वनडे के लिए सीरीज। और जो 100 आया ना जब से इनका, तब से इनका 50 ओवर कंपटीशन जो इंग्लैंड में हो रहा है, उस पर भी ज्यादा इनकी तवज्जो नहीं है। तो जिसकी वजह से आई थिंक काफी इनको या तो है कि यार T20 और 100 की वजह से हमारी प्रैक्टिस हो रही है, हमारे मेन प्लेयर्स टेस्ट क्रिकेट में हैं, वो जब हमें वर्ल्ड कप आएगा हम डाल लेंगे। लेकिन एटलीस्ट आप कुछ सीरीज तो इकट्ठे खेलें, कप्तान को पता लगे मैंने किस तरह खिलाना है। अब मुझे ऐसे लग रहा है कप्तान को ये आइडिया नहीं है, वो खेलता रहा दूसरे प्लेयरों के साथ। अब एकदम बेन स्टोक्स भी आ गए हैं जो रूट भी बाहर रहे हैं कितना अर्सा। तो आप एटलीस्ट एक आध सीरीज बीच में मेन प्लेयर्स को इकट्ठे खिला के, ताकि कॉम्बिनेशन का आपको पता हो कि वर्ल्ड कप में जब हमारे पास बेस्ट टीम्स आएंगी तो हमने किस तरीके से खेलना। ठीक है, तो शोएब, बात तो ये हो गई है कि बाबर आजम जो है उनकी कप्तानी पे बहुत हम बात करते हैं। बटलर कोई अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे, मुझे तो लग रहा है इस वक्त सबसे खराब कप्तानी इन्हीं की हो रही है। अगर आप इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर इस बात को समझ लें कि अगर सिलेक्शन अच्छी ना हो, कैप्टनसी अच्छी ना हो, तो फिर वर्ल्ड चैंपियन टीमों का भी ये हाल हो जाता है। अब ऑन पेपर अगर इंग्लैंड की टीम को देखेंगे, क्या नहीं है उनके पास? बेहतरीन बल्लेबाज है उनके पास, बेहतरीन बॉलर है उनके पास, बेहतरीन फील्डर है, लेकिन रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रही। ये वही इंग्लैंड है। अभी हम सब मिसालें दे रहे थे, 173 की गालिबन बेन स्टोक ने बारी ली थी इस वर्ल्ड कप से पहले, जो उन्होंने बायलैटरल सीरीज खेली थी। बात यह है, मुझे ऐसा लगता है, कामी की बात से मैं एग्री करते हुए, कि ये अदर भाई ने भी बात की, ये जो टेस्ट को बदलने के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गए कि इनको बाकी मामलात में जो है वो शायद तवज्जो नहीं दे पा रहे, या शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे कि भाई अगर हमने टेस्ट बदला है तो वनडे भी बहुत बदल गया है। अब वनडे में ऐसा नहीं है कि आपने एक ही फ्लो से जाना है। अगर इनका टॉप ऑर्डर उड़ गया था तो नीचे वाले आगे कोई स्कोर कर लेते, लेकिन देखिए 5वें नंबर पे आगे उसमें लोअर ऑर्डर में आगे मार्कवुड 5-6 छक्के मार रहा है। ऊपर वाले भी मार सकते थे, लेकिन किसी ने रुका ही नहीं। इसके साथ एक और पॉइंट जो मुझे लगता है, जनूबी अफ्रीका को जब हम क्रेडिट दे रहे हैं ना, वहां ये देखें कि उनका 5वां 6ठा नंबर या चौथा 5वां नंबर स्कोर करता है। अगर आपने पाकिस्तान से कनेक्ट किया था तो क्या पाकिस्तान का चौथा 5वां नंबर स्कोर तो कर रहा है? क्या इस स्ट्राइक रेट से कर रहा है जिस तरह उनकी टीम ने पहली बारी ले रही थी?
लेकिन उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट देखें 162 178 के स्ट्राइक रेट से दोनों ने स्कोर किया है, क्लासन ने और मैक्रो ने। तो ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मिसिंग है। अच्छा, एक और चीज है जिसपे मैं कामरान ये सवाल करना चाहता हूँ कि ऑल्दो 170 बने, बहुत बुरा स्कोर था, बट टेल की परफॉर्मेंस देखी आपने? हमारी टेल ऐसा लगता है दे गिव अप, मतलब उनको ये पता ही नहीं है कि उन्होंने सरवाइव करना है, आगे तक तो जाएं किसी तरह। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है, आप इसकी मिसाल दे रहे हैं, मैं तो मिसाल दूंगा नीदरलैंड की टीम की। जैसे उन्होंने 91 पे 6 आउट हो गए हुए थे तो 263 रन करके थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं, पता है कि टेल 20-25 रन भी करेगी, एक टीम अच्छा फाइटिंग टोटल बनाएगी और एक फाइटिंग स्पिरिट आएगी, एक मोटिवेशन मिलती है। तो मेरे ख्याल से जैसे इंग्लैंड की टेल ने बैटिंग की है, हमारे बैट्समैन, हमारे जो बॉलर हैं हसन, शाहीन, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़ा अच्छा खेलते हैं। सिर्फ क्या थोड़ा सीरियस हो, बारी जब आए नेट में सीरियस बारी करें, इनको थोड़ा बताया जाए, एनवायरनमेंट ऐसा दिया जाए कि आके वो ऐसी बैटिंग करे। आके आप नॉन सीरियस बैटिंग करेंगे तो मैच में फिर ऐसे रिजल्ट आएंगे। लेकिन जो आपने क्लासिंग की बात की है कि इस वक्त मिडिल ऑर्डर में सबसे डेंजरस बैट्समैन कहा जा रहा है, नो डाउट। आप सारी टीमों के ये प्लेयर्स ऐसे खेलते हैं मिडिल ऑर्डर, सिर्फ एक बैट्समैन को आप नहीं कह सकते। इंडिया के आप देख लें नंबर 4, 5, 6 पे कौन आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका के देख लें, ऑस्ट्रेलिया के देख लें, न्यूजीलैंड के देख लें, वो सिर्फ ये चीज़ हमारी टीम में मिसिंग है, जो स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने जिम्मेदारी नहीं दी, उनको कहा नहीं है, रोल नहीं दिया कि आपने अब इस इंटेंट के साथ खेलना है, ऐसे लेके जाना, चाहे कोई भी टीम हो, विकेट 3 भी गिर जाए। इंग्लैंड ठीक है 170 पे आउट हो गए हैं, लेकिन किसी टाइम भी वो लगे हैं कि वो अपना स्कोर करने गए हैं, वो गए हैं, बेशक हार गए हैं। बिल्कुल सही है, यही एक बड़ी टीम है, ठीक है बुरा टाइम भी आता है लेकिन अच्छा टाइम उन पे आया, चैंपियन बने हैं, डोमिनेट किया उन्होंने। सही है। अच्छा, बात हेनरिक क्लासन की हो रही है तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं सनसिल्क मैजिकल मोमेंट। जी, सेंचुरी हेनरिक क्लासन की और उसकी सेलिब्रेशन, ऑफ कोर्स उनको भी पता था कि ये कितनी जबरदस्त नॉक है और कितनी टाइमली है, यानी इसी वक्त ऐसा लग रहा था कि आपने इंग्लैंड को बाहर कर दिया गेम से। बिल्कुल ऐसे ही है, और सबसे ज्यादा जो एक फिटनेस लेवल है ना, आप देखें कि 2 डबल उन्होंने छोड़ी नहीं है, ना भी लेते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कितना स्वेट हुए थे, गर्मी इतनी थी, बॉलर से बॉलिंग नहीं हो रही थी। तो ये मेरे ख्याल से शो करता है कि कितने प्रोफेशनल है, गेम को कितना सीरियस लेके जाते हैं, और अब 67 रन थे उसके 41-43 बॉलों पे, अगली 12 बॉलों पे उसने 30 रन कर दिए। मोमेंटम देखे कितनी जल्दी उसने चेंज किया, तो ये एक मैच्योर और फॉर्म लेके जाना ये बिल्कुल सही है। बासित भाई, आपसे जो मेरा सवाल है वो, अभी हम टेल की बात कर रहे थे, हम टेल की बात कर रहे हैं, हमारा तो ऑलराउंडर का ऐसा मसला है। नवाज जब लास्ट गेम में बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था टेल एंडर बैटिंग कर रहे हैं। अब यहाँ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है मार्को जेनसन की, जिस तरह से अभी भी हम वो 10, 12, 13 साल पहले की बातें कर रहे हैं, रजाक नहीं मिल रहा भाई, इसको बहुत टाइम हो गया है, अभी भी हमको कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है जो मैच में आके इतनी यूजफुल नॉक खेल सके। क्या आपने ढूंढा रजाक जैसा, या बनाया अंडर 16 लेवल पे? जहाँ से फाउंडेशन होती है वहीं पे कोई नहीं बना रहा, जब वहाँ पे सिफारिशी लोग आएंगे तो यही हाल होगा ना भाई। नहीं तो रजाक, मैंने कुछ छोटा सा क्वेश्चन है कि रजाक भी को बनाया था जी? रजाक कहाँ से आया था? पैक्ची की क्लिनिक से आया था, लेकिन पाकिस्तान टीम में आके उनको मौके मिले। हाँ, नहीं, मेरा एक क्वेश्चन है कि कहना चाह रहे हैं नेचुरल टैलेंट था या हमारी कोचिंग बहुत अच्छी थी उस टाइम पे? ये मेरे ख्याल से आई बहुत अच्छी थी, कोचिंग नहीं थी, आई बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा। फुल क्रेडिट जाता है वसीम भाई को, पाकिस्तान टीम में आके 2 साल के बाद उनको मौका दिया, आए जी सर्वाइव करके थे, नया बॉल सी ऑफ करके थे, उसी में ऑलराउंडर वर्ल्ड कप वहीं से वो प्लेयर ग्रेट एग्जांपल। पहले वो नंबर 6 7 खेला है, वही मैं कह रहा हूँ, जब अर्ली ऑन विकेट गिर जाती थी तो फ्लोट कराते थे ना, 3 खिलाया था। जैसे इमरान भाई आए थे नंबर 3 92 के वर्ल्ड कप में, इसी तरह रजाक को 99 में भेजा था, उसने डिलीवर करा था। बाद में नीचे आके मोइन और वसीम भाई ने जो हिटें मारी थी वो लेकिन बात वही है ना, घूम फिर के हम फिर उसी डिस्कशन पे आ गए। अब थोड़ी देर और बात करेंगे तो हम साउथ अफ्रीका वाली रजाक की इनिंग की भी बात करेंगे। पॉइंट इज कि इतने सालों में हम क्रिएट नहीं कर पाए दूसरा ऑप्शन। यार मसला ये क्या आपने कॉन्फिडेंस दिया हुआ है दूसरे लड़कों को? अभी एक बच्चा आया था ऑलराउंडर बन के, मैं राना फहीम की बात नहीं कर रहा, आमिर जमाल, क्या हुआ कि उसका मैनेजर दूसरा है तो वो बाहर हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आप साउथ अफ्रीका की बात करें ना, ब्रूमा के अलावा कल जो टीम खेली है 7 के 7 मैच चेंजर है और 2 विकेट कीपर खेल रहे हैं। क्लासन जो है ये विकेट कीपर है जी।
उन्होंने डिकॉक को, क्योंकि डिकॉक का लास्ट वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो ये साथ के मिलर, अभी मिलर द किलर कामी तो खेला हुआ साथ, कामी ने तो मेरे ख्याल में PSL में क्या खेलता है वो यार, मैच चेंजर है। बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ भी सब एक जैसे हैं, ये नहीं उनके यहाँ मैच चेंजर है, हमारे सब एक जैसा खेलते हैं। एक जैसा खेलते हैं, ठीक है। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, बात हो रही है कल के मैच की, तो इंग्लैंड क्या गलतियां कर रहा है आपके हिसाब से? टीम अच्छी है लेकिन वो शुरू से गलतियां कर रहे हैं। उनकी कप्तानी में भी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है जॉस बटलर की। और आखिरी 5 ओवर में 84 रन बनाए साउथ अफ्रीका ने, आखिरी 10 ओवर में 143 रन बनाए। और इंग्लैंड ने आज तक कभी इतना बड़ा स्कोर, और उसके बाद 229 की डिफीट भी उनकी हैवीएस्ट है वनडे इंटरनेशनल में। अब नहीं मिल रहा है कि वो क्या करें। अब रीस टॉपली भी इंजर्ड हो गए, वो आउट हो गए तकरीबन टूर्नामेंट से। मुझे नहीं लगता वो वापस खेलेंगे। शुरू में इंग्लैंड गलतियां कर रहा था कि टिट्स एंड बिट्स के प्लेयर्स खिला रहा था। वो प्लेयर जो T20 के हैं, जैसे सैम करन, वो T20 के एक्सपर्ट प्लेयर हैं, उनको खिला रहा था, ऑलराउंडर पे जा रहे थे। कल फिर उन्होंने 3 तब्दीलियां की, लेकिन अभी भी उनकी कैंपेन उनके काबू में नहीं आ रही। तो इंग्लैंड को बड़ा देखना पड़ेगा। और जहां तक आज के मैच का ताल्लुक है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों अनबीटन टीम्स हैं। कड़ाके का मैच होने वाला है। बिल्कुल सही है। इस मैच पर हम बात करेंगे, बट ऑन दी अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. जल्दी से पढ़ते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ, और पॉइंट्स टेबल पर नजर डालने से न्यूजीलैंड ऑन टॉप एंड इंडिया दूसरे नंबर पे। और आज ही इन दोनों टीमों का मुकाबला भी शुरू हो चुका है। और ये आपको बताएं कि पॉइंट्स टेबल में सबसे अच्छी बात यह कि अब इसमें 10 की 10 टीमें एटलीस्ट एक मैच तो जीती हुई हैं। तो ये है सिचुएशन पॉइंट्स टेबल की। न्यूजीलैंड विद पॉजिटिव 1.92 नेट रन रेट सबसे टॉप पर है। 1.659 नेट रन रेट के साथ इंडिया दूसरे नंबर पे है। साउथ अफ्रीका की कल की कामयाबी ने उनका नेट रन रेट भी बहुत अच्छा कर दिया है। पॉइंट्स उनके 6 हैं, 4 में से 3 मैचेस में कामयाबी हुई है, और सरप्राइजिंगली एक मैच वही है जो नीदरलैंड से हारे हैं। और चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ गया है पॉइंट्स टेबल में। तो अब लाइव मनाजिर में तरफ जी हाँ, 1 ओवर का खेल हो गया है और कोई रन नहीं है। तो इंडिया की तरफ से अच्छा आगाज, जरा न्यूजीलैंड देखकर संभल कर स्टार्ट ले रहा है। इस वक्त इमामुल हक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं चेन्नई। ठीक है, इमामुल हक इस वक्त चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एंड ही इज अवेयर कि अगला मैच कितना इंपॉर्टेंट है और पीछे की शिकस्त को भूलकर आगे बढ़ना है। वासिफ भाई, जो इमाम इस वक्त बात कर रहे थे और जो आगे हमारे मैचेस हैं उसकी इंपॉर्टेंस, उस पर क्या कहेंगे? बता रहे थे कि अच्छी बात है कि अब हमारा ये प्लान है। 2 मैच हमारे खराब चले गए, बोलते अच्छे हैं वैसे जी, बोलते बहुत अच्छा है। बड़ी अच्छी बात बोली है कि अब आगे वाला प्लान हमारा ये, हम अगला मैच फोकस करें। अल्लाह करे ऐसे करी है। ये वाला मैच हमारे लिए जीतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे अजहर, जो इमाम इस वक्त बातें कर रहे हैं उस पर क्या थॉट्स हैं आपकी? नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए जरूर, लेकिन ये है कि किस तरीके से जो खामियां हैं उसको किस तरह ओवरकम करेंगे, कहाँ जो स्टार्ट्स मिल रहे हैं उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑब्वियसली ये तो कोच से ऑलमोस्ट बात करने के बजाय भी आपको आई थिंक पता होना चाहिए कि यार किस तरह क्यों किया हुआ है मैंने, किस तरह क्या टीम की रिक्वायरमेंट है। आप ज़रूरी नहीं है कि 100 सम टाइम आपने लाजमी करना है। हाँ, पिछले मैच में आपको बड़ा 100 की ज़रूरत थी क्योंकि आपने बड़ा टोटल करना था। सम टाइम आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना। बेसिकली हमारा जो प्रॉब्लम यही है कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं कर रहे। एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए कैप्टनसी में भी ये इशू आ रहे हैं, और सिलेक्शन में भी आते हैं सम टाइम, और इसी तरह टॉस पे भी आते हैं। तो आई थिंक कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन, ये मैनेजमेंट का भी रोल है इसमें प्लेयर्स इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं कि अब ये चीजें, क्योंकि या तो होता ना कि यार नए प्लेयर हों, बिल्कुल इमाम भी पिछले 4-5 साल से वनडे, 5-6 साल से वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे बैट्समैन देख रहे हैं, बॉलर्स देख लें, कोई आज का तो है नहीं। अगर जमान खान खेल रहा होता या अबरार खेल रहा होता वो ये बात करता तो जरूर, लेकिन इनको
अब वर्ल्ड कप पे आने के बाद जो है वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने हैं और शॉट सिलेक्शन बेहतर करनी है। तो आई थिंक अगर ये बेहतर करेंगे तो परफॉर्मेंस जरूर बेहतर हो सकती है। ठीक है कामरान, यही सवाल, 4 में से 2 और बड़ी टीमों से अभी तक आप कुछ भी नहीं जीते, तो ये एक परेशानी की बात तो है इस वर्ल्ड कप में मूविंग फॉरवर्ड। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और हम ये पिक्चर नज़र आ रही थी हमें अपनी टीम को देख के, अपनी टीम की परफॉर्मेंस। अभी बड़ी टीम से मैच नहीं हुआ था, हम सब कह रहे थे, हमारा पैनल क्या पूरा पाकिस्तान यही कह रहा था असल वर्ल्ड कप तो 14 तारीख को जो इंडिया के साथ मैच है उस वक्त शुरू होगा। तो वो नज़र भी आ गया हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। और देखें ये चीज़ें उस वक्त होती है जब आप एक जोन के साथ ही चल रहे होते हैं, आप डिफरेंट चीज़ नहीं ट्राई आउट करेंगे, मेंटालिटी आप चेंज नहीं करेंगे, पॉजिटिव माइंड नहीं रखेंगे। आजकल की जैसे क्रिकेट है तो उतनी देर आप इम्प्रूवमेंट के चांसेस बड़े कम होते हैं। जैसे इमाम ने बात की, मैं 60 पे 70 पे 8-10 इनिंग्सों में आउट हो रहा हूँ, वो वजह ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ। वही जो 70 रन वो 60 बॉलों पे करे जो आजकल की डिमांड है, जो सेट ओपनर हो जाता है तो इतनी कि 4-5 बॉल भी अगर डॉट खेलने पड़े ना तो वो गलत शॉट सिलेक्शन ना रहे, तो उस चीज़ पे उससे काम करने की ज़रूरत है। फिर मैं देखता हूँ जब फील्डिंग पहले आ जाती है ना तो हमारे बैट्समैनों की टांगें बिल्कुल फ्लैट हो जाती हैं, नज़र नहीं आ रहा होता है। तो यही एक वजह भी हो सकती है जो 50-60 पे आउट हो रहे हैं। तो ये चीज़ें बेहतर करने वाली हैं। सबसे बड़ी मिसाल है क्लासिक की, आप देख लें, विराट कोहली इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी मिसाल है और उसकी बैटिंग से सीखना चाहिए। सिर्फ हम लोगों को नहीं, पूरी दुनिया के बैट्समैनों को मैच कैसे लेके चलता है और कैसे उसकी गेम अवेयरनेस है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें सामने किसी कोचिज से पूछने की जरूरत नहीं, किसी बंदे से। आप 6 साल से खेल रहे हैं, 10 हैं, 20-50 हैं आपके, तो अभी भी आप उन कोचिज से पूछेंगे जिन्होंने सिर्फ इस वर्ल्ड कप तक रहना है, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है जैसी परफॉर्मेंस है। तो इसलिए अपने पे थोड़ा बिलीव और अपना जो स्किल वर्क है ना वो बेहतर करना पड़ेगा। बिल्कुल शोएब, जैसे अभी बात की कि अभी हम ये नहीं सोच रहे पीछे क्या हुआ है, आगे बढ़ना है, आगे का मैच जीतना है और फिर अपना जो ये पॉइंट टेबल पे अपनी पोजीशन है इसको बेहतर करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। क्या इतना आसान होगा पाकिस्तान के लिए ये भुलाना? पहले तो एक रिक्वेस्ट है पाकिस्तान टीम से कि कम से कम किट्स, क्योंकि अभी मैं कह रहा था कि बहुत बल्कि लग रहे हैं तो अजहर ने निशानदेही की कि शायद किट की वजह से लग रहे हैं, तो किट तो सही करा लें यार, कितने बल्कि लग रहे थे। और फिर हम बात करते हैं कि हम जो है वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल नहीं रहे, बुनियाद कौन रख रहा है? हम जब मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं तो ज्यादातर हम बात करते हैं बैटिंग साइड को लेके ना, कि बैट्समैन उस एग्रेशन से नहीं खेल रहे, बॉलर तो चले बाद में आ जाते हैं, बैट्समैन हमारे नहीं कर पा रहे। उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किन की है? मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो हम क्राइम कर रहे हैं, मैं इसको क्राइम का लफ्ज़ कहूँगा, सॉरी टू से, कि आपको लिए डॉट बॉल कोई अहमियत ही नहीं है। कि आप अब इनकी 60 बॉलों की बारी में मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 33 या 34 जो है वो डॉट बॉल थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 17 बॉलों की बारी में जो इनकी थी। ये इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में अगर आप इतनी डॉट बॉल खेल लेंगे और ऊपर ही डॉट बॉल खेल लेंगे। दूसरा हमारा गम क्या है, हमारे से मुराद पाकिस्तान क्रिकेट का, कि आप पावर प्ले में छक्का नहीं मार रहे। देखिए अब बड़े मैचेस जो हैं वो छक्कों के बगैर नहीं जीते जा सकते। ये किताबी क्रिकेट तो बड़ी अच्छी लगती है कि आपने ड्राइव पे चौका मार दिया, आपने इधर कर दिया, उधर करके सिंगल ही ले ली, लेकिन मैचेस जीतने हैं तो आपको छक्के मारना लाजमी होंगे। आपसे छक्के लग ही नहीं रहे। आपकी पूरी टीम को देख लें, सिर्फ इनकी बात नहीं है, आप रिजवान को भी आगे देख लें कि रिजवान को भी अगर हलवा बॉलर मिल जाए तो छक्के लग जाते हैं, वरना उनसे भी छक्के नहीं लगते। लास्ट मैच मैं समझता हूं कि आपके लिए वो एक वेकअप कॉल नहीं थी, बल्कि वो आपके लिए नोचते दीवार था कि छोटी 54-55 मीटर की बाउंड्री में भी आपके छक्के कहां लग रहे हैं, रस्सियों को जाके लग रहे हैं। सही है, उनका छक्का वो देखें गिरते पड़ रहे डेविड वार्नर ने मारा तो वो जाके स्टेडियम की छत पे लगा था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब जहां कोचेस की बात आ गई, बात बिल्कुल सही है। एंड्रयू पोटिक क्या सिखाएगा? बाबर आजम को सिखाएंगे? जिन बाबर आजम ने इन 5 मैचेस में सिर्फ 83 रन बनाए हैं, वो क्या बाबर आजम को सिखाएंगे? खिलाड़ी को खुद भी रियलाइज करना है और साथ मशवरा लें तो किसी ऐसे से लें जिसने खुद प्रेशर गेम में खेला हो और उसको पता है, वो आपको मशवरा दे सकता हो इस सिचुएशन के लिहाज से। शाहिद साहब आते हैं और शाहिद साहब से यही सवाल है कि टीम चेन्नई पहुंच गई है और अभी इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, कुछ यादें ताज़ा करा दें चेन्नई के हवाले से। जी हाँ बिल्कुल, आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये चेन्नई 1999 की एक यादगार तस्वीर है। पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच 12 रन से जीता था। 271 रन का टारगेट पाकिस्तान ने दिया भारत को और उसमें सचिन तेंदुलकर ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई, लेकिन सकलैन मुश्ताक ने दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेटें लेकर पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया था। शाहिद आफरीदी की बड़ी जबरदस्त सेंचुरी थी और वसीम अकरम हमारे कप्तान थे। तो यहाँ 4 टेस्ट पाकिस्तान ने खेले, 1 हारा, 1 जीता, 2 ड्रॉ हुए
और दोनों वनडे पाकिस्तान ने जीते। 1999 में वो यादगार इनिंग्स सईद अनवर की 194 की जो 2009 तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा वनडे में। फिर उसके बाद 2012 में पाकिस्तान टीम ने यहाँ पे पहला वनडे इंटरनेशनल जीता। सीरीज 2-1 पाकिस्तान ने जीती थी और कामरान अकमल उस टीम के मेंबर थे। यकीनन कामरान अकमल से आप उस बारे में पूछेंगे कि उस मैच में क्या हुआ था। जी, चेन्नई के पास कोई एयरपोर्ट भी है, जहाज बड़े उड़ रहे हैं, हवा बड़ी तेज चल रही है। जहाज है। लेकिन वो मैच जो चेन्नई में हम लोग जीते थे उसमें जबरदस्त आउटस्टैंडिंग स्पेल जुनैद खान का, और टॉस जीता था हम लोगों ने, बॉलिंग की थी, सारी रात बारिश हुई है, डे पे ही बारिश होती रही, तो टॉस जीत गए थे, मॉइस्चर था और नया बॉल जैसे करना चाहिए था वैसे जुनैद ने किया था और टॉप क्लास बैट्समैन आउट किए थे, नो डाउट। उस टाइम पे धोनी ने 100 किया था, वो बहुत मुश्किल सिचुएशन में वो तो हर मुश्किल में इजी बना लेता है, मैच विनर जिसको कहते हैं, जिसने सही एक्चुअली क्या नाम है विराट कोहली को गुर सिखाया कि चेज कैसे किया जाता है, वो कैसे मैच को लेके जाते हैं, तो बड़ा जिसमें नासिर जमशेद ने 100 जी वो बैक टू बैक, हाँ वो सीरीज नासिर जमशेद की बड़ी जबरदस्त रही थी, तो ये यादगार मैच है, यादगार मैच है ऑब्वियसली। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज के मैच के हवाले से बात होगी, अभी तक उस पर ज्यादा बात नहीं हुई है, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. 10 पर 1 खिलाड़ी आउट, ये है बोला तो ये जाता बड़ी खूबसूरत जगह है और कामी ने तो बर्फ भी देखी है इधर। यहाँ पे हमने ओपनिंग मैच खेला, 3 डे ग्राउंड में बर्फ नहीं थी, लेकिन उस टाइम नहीं पहाड़ों पे थी और बहुत जबरदस्त है। और बहुत यहाँ पे अच्छा। बॉल हम गए भी थे ऊपर टॉप पे, मैं और समी, अच्छा। देखने के लिए। और दूसरी वो पूरी बात अभी नहीं बता सकते क्योंकि प्रोग्राम नहीं पूरी बात ही मैंने बताई, आप कंफ्यूज ना करें, किसी को कंफ्यूज ना करें, मैंने किसी ने बताया था कि आप वहां जाएं, तो फिर ये दोनों गए थे। अब बिल्कुल सही है, अब किया पूरी बात। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले प्रेडिक्शन ले लेते हैं। तो बासित भाई, जो इंडिया टीम हारेगी आज नंबर 3 पे आ जाएगी, लेकिन जीतेगा कौन आज का मैच, ये बताएं। आई विल गो विद इंडिया। इंडिया, अजहर? इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया। ठीक है, न्यूजीलैंड। चले, एक न्यूजीलैंड का वोट आया यहाँ पे। लेकिन एक चीज है कि इंडिया अगर टॉस जीता, बॉलिंग की है, चारों मैचेस में इन्होंने चेज की है, और ये वहाँ वैसी जगह अंडर लाइट और ज्यादा सीम और स्विंग होगा, नेदरलैंड ने जैसे साउथ अफ्रीका के साथ किया, तो इतना टोटल ना करने दे, मुश्किल हो बनाना। बिल्कुल सही है, आई विल ऑल्सो गो विथ न्यूजीलैंड, बिकॉज यही एक टीम है जो कि हिंदुस्तान को हरा सकती है। इंडिया सीम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम इन दिस इवेंट। यहाँ फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। 5 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।